नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने चर अचर संख्याओं के बारे में तो पढ़ा ही है, जानते हैं ना चर संख्याएं क्या होती हैं, अचर संख्याएं क्या होती हैं। चर यानी कि चलायमान, जो बदलती रहे, उन्हें हम चर संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका मान बदलता रहता है वे चर संख्याएं होती हैं, और जिनका मान नहीं बदलता उन्हें हम अचर संख्याएं कहते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में वेरिएबल और कांस्टेंट भी कहते हैं। तो बच्चों, इसके अलावा आपने चर अचर संख्याओं के संक्रियाओं से बनने वाले व्यंजकों के बारे में भी अवश्य पढ़ा होगा। आइए एक बार उनका अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक व्यंजक देख पा रहे हैं। ये व्यंजक है 9z² प्लस 3zy माइनस 7। ये एक व्यंजक है, इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह आप देख रहे हैं, और ये यहाँ पर व्यंजक है। इन व्यंजकों में यहाँ पर गुणा की संक्रिया हो रही है। ये 9 जो है ये आपकी अचर संख्या है, और z जो है ये आपकी चर संख्या है। तो अचर और चर संख्याओं के गुणनफल से आपको यहाँ पर एक व्यंजक मिला, और फिर आपने व्यंजकों को यहाँ पर जोड़ और घटाव की संक्रिया के द्वारा एक और व्यंजक बना रखा है। ये आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है, और इसमें अलग अलग पद होते हैं। तो जैसे बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि गुणा की संक्रिया और भाग की संक्रिया करने से आपको एक पद प्राप्त होता है। तो जैसे यहाँ पर अब कितने पद हैं और कितने पद हैं ये जानने के लिए पहले आप ये देख लीजिए कि प्लस और माइनस जो है वो अलग अलग पदों को अलग करते हैं। ठीक है, जो पद हैं उनको अलग करके देखना हो तो आप प्लस और माइनस का चिन्ह देखिए। जैसे यहां पर लगा हुआ है प्लस का चिन्ह, तो कितने पद हैं इसमें? ये पहला पद है 9z², ये दूसरा पद है 3yz, और ये आपका तीसरा पद है जो है माइनस का 7। तो इस व्यंजक में आपके 3 पद हैं। तो बच्चों, पदों के आधार पर बीजीय व्यंजकों को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि व्यंजकों के पदों के बारे में देखेंगे अभी हम। एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक। एक पदीय व्यंजक यानी कि मोनोमियल, द्विपदीय व्यंजक यानी कि बाइनोमियल, और बहुपदीय व्यंजक यानी कि पॉलिनोमियल। पॉली मतलब बहुत सारा। आइए एक बार देखते हैं कि कैसे होता है उदाहरणों के द्वारा। जैसे आप देख रहे हैं 7x, y और z²। ये आपका इसमें गुणा की संक्रिया हो रही है x, y, z² और 7 में, इसलिए यह एक पदीय व्यंजक है। यहां आप देखेंगे -x, y, z/3, ये आपका पूरा एक पद है ना। तो ये भी एक पदीय व्यंजक है। 9/13z², ये भी एक पदीय व्यंजक है, और 7p ये भी एक पदीय व्यंजक है। आप देखेंगे इसमें कहीं पर भी प्लस माइनस की संक्रिया नहीं हो रखी। ये माइनस का चिन्ह इसके साथ में जरूर लगा है, लेकिन ये इसका गुणांक है -1। तो इसी प्रकार से ये एक पदीय व्यंजक कहलाए। अब आगे देखिए द्विपदीय व्यंजक। जब दो पद एक व्यंजक में आए, जैसे कि 3x प्लस yz² माइनस z/5 माइनस 8y, तो ये आपके इसमें दो पद आ रहे हैं। देखिए, इसीलिए ये आपके कहलाएंगे द्विपदीय व्यंजक। और इसी तरीके से यदि आपके 2 से अधिक पद एक व्यंजक में आएंगे तो वो आपके बहुपदीय व्यंजक कहलाएंगे। बहुपदीय व्यंजक भी आपके एक चर में या एक से अधिक चर में हो सकते हैं। जैसे कि 3x प्लस yz²। अब आप यहां देखिए, जो चर संख्या है, जो वेरिएबल है, वो कौन कौन से हैं? यहां वेरिएबल x है, yz² है, 2x मतलब x और y भी यहां पर वेरिएबल है। तो यहां पर हम 3 वेरिएबल यानी 3 चर संख्याएं देख पा रहे हैं, x, y और z, है ना। लेकिन ये एक आपका बहुपदीय व्यंजक है। पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4 पद हैं इसके अंदर। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 3y माइनस के y/5 माइनस 8y, इसके अंदर आपके पास 3 पद हैं। तो ये आपका त्रिपदीय व्यंजक भी आप कह सकते हैं, नहीं तो इसका एक जनरल सामान्यकरण करते हुए हम इसे बहुपदीय व्यंजक कहेंगे। 3 या 3 से अधिक।
अब बच्चों आपने बीजीय व्यंजकों का गुणनफल इसके बारे में भी पिछली कक्षा में पढ़ा है। कैसे पढ़ा है? जैसे कि एक पदीय व्यंजक की एक पदीय व्यंजक से गुणा, ये आप देखेंगे ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, और इन तीनों की आपस में क्या हो रही है? गुणा हो रही है ना। तो इन तीनों की गुणा कैसे करेंगे? जो इनके संख्यात्मक मान है, जो ये अंकीय अचर संख्याएं हैं, इनकी गुणा आप एक साथ कर लीजिए, और जो अचर संख्याएं हैं उनकी गुणा आप एक साथ कर लीजिए। जैसे कि x, xy, y²z, इनको आपने अलग से यहां पर गुणा कर लिया है। ठीक है बच्चों। अब ये 5, 2 और 6 को गुणा करके आपका आया 60। 60 यहां पर इनकी घातें जुड़ जाएंगी, घातांकों का प्रयोग करिए, याद करिए, पढ़ा है ना, एक्सपोनेंट्स, घातांक। तो x और x की गुणा होके बनेगा x², y और y², इनकी घातें जोड़िए, 2 और 1 3, और z, तो 60x² y का घन या y³ z। तो एक पदीय व्यंजक की एक पदीय व्यंजक से गुणा इस प्रकार से करते थे। अब एक पदीय व्यंजक की दो पदीय व्यंजक से गुणा, अब यहां इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रही है। इस ब्रैकेट में जो ये व्यंजक है ये द्विपदीय है, इसमें दो पद हैं, 2x² और xy, इसके अंदर दो पद आ रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो 5x की जब हमें इससे इस ब्रैकेट से गुणा करनी है, तो इसे करने के लिए पहले आप पहले पद से गुणा करेंगे 5x की 2x² से, उसके बाद आप दूसरे पद से गुणा करेंगे यानी कि 5x की xy से, और आपको प्राप्त होगा 5 दूनी 10, x और x² यानी कि इनकी घातें जुड़ गई x³। और इसी प्रकार से 5 और x हो गया x² y, 5x² y। तो ये आपका जो प्राप्त हुआ है यह गुणनफल है एक पदीय व्यंजक की दो पदीय व्यंजक से गुणा। इस प्रकार से हम लोग करते थे। इसी प्रकार से आप किसी भी बहुपद की बहुपद से गुणा भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर दो पदीय व्यंजक है और ये एक बहुपदीय व्यंजक है ना। तो पहले आप जो भी व्यंजक आपको यहां दिया हुआ हो कितने भी पद में, उसके पहले पद से पूरे ब्रैकेट की यानी कि पूरे व्यंजक की गुणा करेंगे दूसरे वाले की। 5x की गुणा पूरे ब्रैकेट से होगी, देखिए 5x की गुणा पूरे ब्रैकेट से है ना। -4y, फिर -4y की गुणा भी आपकी पूरे ब्रैकेट से, दोनों से हमने इसकी गुणा करी है। और अभी जैसे हमने सिखाया था, अब एक एक पद से करते जाइए इस प्रकार से, जैसे एक पहले पद से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। तो मैं आपको करके दिखाती हूं कि इसे हम लोग कैसे करेंगे। तो ये आ गया आपका, देखिए पहले पद से गुणा करी, 5 दूनी 10 x³ है ना। 5x की गुणा हमने xy से करी तो आ गया 5x, क्योंकि दो बार है x² y, -5x की गुणा फिर y² से कर दी। इसी प्रकार से अब जो दूसरा पद था वो क्या था? -4y। अब -4y की गुणा भी इस ही व्यंजक से होगी। तो -4y की गुणा पहले आपने इस पद से की, तो माइनस, इनमें चिन्हों की गुणा भी करनी है, याद रखिएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8 और x² y। इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस, 4y की गुणा फिर आपने xy से की तो xy² और माइनस माइनस प्लस 4y का क्यूब, क्योंकि y और y² की गुणा हो रही है। इसके बाद आपने जो समान घातों वाली संख्याएं थी, जो आपकी लाइक टर्म्स होती हैं, उन्हें आपने एक साथ प्लस माइनस करके आपको यहां पर उत्तर प्राप्त हो गया है 10x³ माइनस 3x² y माइनस 9xy² प्लस 4y³। तो इस तरीके से हमने बीजीय व्यंजकों का गुणनफल करना सीखा था। तो बच्चों आज की कक्षा में हम बीजीय व्यंजकों का भाग करना सीखेंगे। तो आज एक नई चीज के लिए तैयार है ना आप, कि हम लोग भाग कैसे सीखेंगे। अब भाग सीखने से पहले बहुपदों की घात के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आइए पहले हम बहुपदों की घात के बारे में जान लेते हैं कि बहुपदों की घात कैसे निकालते हैं। तो पहले एक चर वाले बहुपद की बात करें, जिसमें एक ही चर आए, कोई भी एक वेरिएबल आए, चाहे x आए, चाहे y आए, चाहे z आए। जैसे कि मैंने एक यहां पर व्यंजक ले लिया है, इसमें जो चर संख्या है, जो वेरिएबल है, वो x है, एक ही है, देख लीजिए है ना, पूरे में x है। अब इसमें आप प्रत्येक पद की अधिकतम घात निकालेंगे। सबसे बड़ी घात कौन सी है? तो आपने पहले 5x की घात 4 वाले पद की, आपने पद में x की अधिकतम घात देखी, जो कि आई है आपकी कितनी? 4। ये आपकी 4 आई है। अब आपने -9x³ में चर की अधिकतम घात देखी। अब ये x³ में x की घात कितनी है? 3 है।
है ना। इसी तरीके से अब 12 में, अब आप कहेंगे मैम 12 में तो x है ही नहीं, चर की घात कैसे आएगी? तो इसमें चर नहीं है तो इसकी घात आप 0 लगा सकते हैं। घातांकों के उपयोग से जिस भी चर की घात 0 होती है, जिस भी संख्या की घात 0 होती है, उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की, चाहे आप 1000 की घात 0 ले लेंगे तब भी उसका मान 1 ही आएगा। तो यहां पर आपने देखा +12, इसमें चर की अधिकतम घात जो है x की घात 0 में 0 है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? देखिए किस पद की घात सबसे बड़ी आई थी? 4 आई थी, है ना। इसलिए पूरे बहुपद की घात जो होगी वो 4 है। बहुपद की घात बराबर 4, ऐसे करते हैं। अब आइए एक और देखते हैं सवाल जिसमें कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों, एक से ज्यादा चर हों, है ना। तो इसमें आप एक उदाहरण देखिए, 3x की घात 4 माइनस 4x³ y² प्लस 5x² y² प्लस y³। ये एक ऐसा बहुपद है, इसमें 2 चर आ रहे हैं, देख लीजिए x और y। अब इसकी बहुपद की घात कैसे देखेंगे हम लोग? इसमें भी आप प्रत्येक पद की अलग अलग अधिकतम घात निकालते जाइए। जैसे कि मैंने पहले पहला पद लिया 3x की घात 4, और यानी 3x की घात 4 में जो चर है x, उसकी अधिकतम घात है 4। अब माइनस 4x³ y² में अब आप देखेंगे 2 चर आ रहे हैं, आप क्या करेंगे? घात निकालने के लिए दोनों चरों की घातों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो आपने, अब मैंने यहां पर 3 और 2, यहां पर 2 घातें हैं 3 और 2, 3 और 2 को जोड़ा और मुझे प्राप्त हुआ है 5। अब अगली संख्या है, जो अगला पद है वो है 5x² y²। इसमें भी यही करेंगे, चर संख्या जो है उसकी घातों को जोड़ देंगे। तो यहां 2 और ये 2 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा घात कितनी? 4। और इसी प्रकार से जो अगली संख्या है वो हमारी y³ है। y³ में देखिए बच्चों, y³ में तो एक ही पद है तो इसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 3। इसकी अधिकतम घात है 3। तो अब आपने क्या पाया? इन सभी विभिन्न पदों में जो अलग अलग पद हैं, अधिकतम घात कितनी आई थी? यहाँ 4 आई थी, यहाँ 5 आई, यहाँ 4 आई, यहाँ 3 आई, तो अधिकतम घात है 5। इसलिए इस बहुपद की भी अधिकतम घात है हमारी 5। ये हमारा इसका उत्तर होगा। तो अब आपने जान लिया है ना कि बहुपद की घात कैसे देखते हैं। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको इसमें बहुपद की घातों को बाद में अवरोही क्रम में लगाना होता है। तो चलिए यहाँ पर एक व्यंजकों की भाग के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो देख लेते हैं कि एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग कैसे करेंगे। तो जैसे कि इसके 2 तरीके हैं, गुणन रूप में लिखकर या फिर चर को चर से भाग, अचर को अचर से भाग, यानी वेरिएबल की वेरिएबल में डिवाइड और कांस्टेंट की कांस्टेंट में डिवाइड। दोनों मेथड देखेंगे। चलिए इसके लिए पहले हम एक उदाहरण देखते हैं, है ना। तो 15x³ y² को -5xy से भाग करना है। तो पहले मैं पहला रूप बताती हूं आपको, जो कि है गुणन रूप में लिखकर, ठीक है। तो जैसे ये है 15x³ y², इसको गुणा के रूप में आप तोड़कर 15x³ y² को, घातांकों का प्रयोग करिए थोड़ा सा, तो हम इसे लिख सकते हैं 15 को -5 गुणा -3, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, -5 -3 ये। और x³ को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं x गुणा x²। इसी तरीके से y को आप, जो y² है उसे लिख सकते हैं y और y। तो ये आपके एक अलग से पद आपको दिखाई देगा जो आपका बन गया है -5xy गुणा -3x²y। अब आइए इस भाग को करते हैं। जब हमने इसके भाग को किया, आप जानते हैं भाग को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, बटे में लिखा। अब इसको जो हमने गुणन रूप में लिखा था, इसका मान हमने यहां पर रख दिया है और भाग हो रही है -5xy से। तो अब होगा क्या? -5xy से -5xy कट गया और हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ -3x²y। ये हमारा भागफल आया। तो आपने क्या किया था? भाज्य को आपने गुणन रूप में लिखा और फिर आपने भाग किया और आपको यहां पर भागफल प्राप्त हो गया। अब दूसरी विधि पर चर्चा करते हैं। दूसरी विधि है चर को चर से भाग और अचर को अचर से भाग। तो आइए इसी उदाहरण को देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो अभी मैंने गुणन रूप नहीं लिखा है कहीं भी, 15x³ y² है, 15 को भाग करना है -5 से, है ना। तो पहले
ये अचर संख्या है 15 और -5 कांस्टेंट है, तो आप पहले इनकी गुणा कर लीजिए। हमने 15 को -5 से जब भाग किया तो हमें प्राप्त हुआ -3। फिर इसी प्रकार घातांकों का उपयोग करके x³ बटे x आपका x² आएगा और y² को y से भाग करने पर y आएगा। तो ये आपका डायरेक्ट ही हो गया है ना। मैंने क्या किया था, अचर संख्या को अचर से गुणा और चर संख्या को यहां पर हमने चर से भाग कर दिया। 15 और -5 की भाग की है हमने। तो आइए अब एक सवाल और देखते हैं। तो अब आपकी मर्जी है, आप इस सवाल को किसी भी मेथड से कर सकते हैं, है ना। ये सवाल आपकी पृष्ठ संख्या 137 पर दिया गया है आपकी किताब में। जरा खोलकर देखिए, पेज नंबर 137। तो करेंगे क्या, -32 को पहले -8 से भाग करेंगे। देखिए तो क्या प्राप्त हुआ हमें, ये माइनस से माइनस कटा, 8 के टेबल में 4 पे कटा तो प्राप्त हुआ है 4। इसी तरीके से p की पावर 4 और को हमने p² से जब भाग किया है तो घातांकों का प्रयोग करके घातें यहां घट जाएंगी, भाग में p² आया। इसी तरीके से जो q³ है उसको जब हमने किया है तो हमें यहां प्राप्त हुआ है, यहां पर देखिए p लिख गया है लेकिन यहां पर आएगा हमारा क्या आएगा, q की घात 3 - 1 q², और इसका जो उत्तर आया फाइनली 4p² q², ये हमारा इसका उत्तर है ना। तो आसान सवाल है ना। इसी तरीके से यहां पर हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, आगे के और सवाल भी ऐसे ही करेंगे हम लोग। जो एक निष्कर्ष है वो ये है कि जब भी आप दो एक पदी व्यंजकों के भागफल, जब भी आप उन्हें भाग करते हैं तो उनका जो भागफल आएगा, भागफल का जो संख्यात्मक गुणांक आएगा वो उन व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांकों का भागफल होता है। तो हमने देखा ना अभी, जो भागफल का गुणांक आया है ये संख्यात्मक गुणांक, वो इनके संख्यात्मक गुणांकों का भागफल है। और इसी तरीके से जो चर गुणांक आएगा, चर वाला गुणांक, वो चर गुणांक आपका कौन सा आएगा, जी हाँ, वो इन चर संख्याओं के भागफल के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हम इन दो निष्कर्ष पे अभी पहुंचे हैं। तो बच्चों, एक बहुपद में अब हम एक पदीय व्यंजक से भाग करना सीखेंगे। अभी क्या सीखा था, एक पदीय व्यंजक है उसकी एक पदीय व्यंजक से भाग करना सीख लिया था। अब हम सीखेंगे एक बहुपद में एक पदीय व्यंजक से भाग कैसे करते हैं। जैसे 35x, ये एक बहुपद दे रखा है आपको, देखिए 35x - 30x³ + 25x की पावर 4। इसमें आपको 5x से भाग करना है। ये एक पद है, ये बहुपद है। तो मैंने अभी आपको एक रूल बताया था, याद है ना, बहुपदों की घात निकलवाना सिखाया था। तो क्या बताया था उसमें हमने कि बहुपदों की घातों को अवरोही क्रम में अरेंज करिए। तो पहले हम यही करेंगे, जो ये बहुपद दिया गया है इसकी घातों को अवरोही क्रम में लिख दीजिए। वैसे देखिए, अगर आप एक पदीय व्यंजक से भाग कर रहे हैं ना, तो जरूरी भी नहीं है कि आप करें, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि हम यहाँ पर भाग को कैसे करेंगे। पहले तो पहला स्टेप, लेकिन अगर आप दिमाग में याद रख लेंगे कि हमें अवरोही क्रम में लिखना ही लिखना है, तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर भाज्य के पदों को हम पहले अवरोही क्रम में अरेंज कर लेते हैं। तो अवरोही क्रम क्या होगा, पहले x की घात 4 वाला पद आएगा, है ना, फिर x की घात 3 वाला पद आएगा और फिर आपका x आएगा। उसके बाद हम बहुपद के प्रत्येक पद को, ये प्रत्येक पद 3 पद है इसके अंदर, इसको हम 5x से भाग कर देंगे। देखिए ऐसे आपने बटे के रूप में लिखा, फिर पहले आपने पहला पद लिया, पहले पद से भाग, फिर दूसरा पद लिया, दूसरे पद को भी 5x से भाग, फिर तीसरे पद को भी हमने 5x से भाग कर दिया। और हमें क्या उत्तर प्राप्त हुआ भाग करने पर, 5x³ - 5x² + 7। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने भाग कैसे किए, है ना आसान। क्या किया, अवरोही क्रम में किया पहले, और उसके बाद प्रत्येक पद को जो आपको भाजक दिया गया है उस भाजक से भाग कर दो। और अभी आपने वो सीख ही लिया था। तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर आपको प्राप्त हुआ है। भाजक के एक पदीय होने की दशा में भाज्य को अवरोही क्रम में रखे बिना भी भाग किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर एक सवाल करते हैं। 9a⁴ - 24a
प्लस 18a स्क्वायर और अपॉन में 3a, मतलब भाजक है 3a। करेंगे वही, प्रत्येक पद को 3a से भाग कर दिया, पहले पद को, दूसरे पद को, तीसरे पद को 3a से हमने भाग कर दिया और उत्तर प्राप्त हुआ 3a क्यूब, है ना। 3 से ये 3 पे कटा, ये 3 से 8 पे कटा, ये 3 से 6 पे कटा, और ये a की जो घातें हैं वो घट गई। इसी तरीके से a से a भी कट गया और यहाँ a की घात घट गई 2 और 1, है ना। तो 3a क्यूब माइनस 8 प्लस 6a, है ना आसान। चलिए एक सवाल और करते हैं। ये सवाल है 24p स्क्वायर माइनस 16p क्यूब, इसको भाग करना है माइनस 8p स्क्वायर से। चलिए इसे हल करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, पहले आप इसके प्रत्येक पद को इससे भाग कर दें। तो मैंने पहले से 8p स्क्वायर से भाग करा, बीच में है माइनस का चिन्ह, फिर 16p क्यूब को भी हमने 8 माइनस 8p स्क्वायर से भाग करा, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे 8 के टेबल में ये 3 पे कटा, ये 8 के टेबल में हमारा 2 पे कटा, और ये p स्क्वायर पूरा ही हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो नीचे एक माइनस बचा है, हमें प्राप्त हुआ -3, और ये माइनस 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस 2, p की घात 3 और 2, मतलब ये क्या बचा हमारा p। ये हमारा भागफल है, -3 प्लस 2p। आसान था। चलिए अब हम एक नई चीज सीखते हैं, एक बहुपद में द्विपद से भाग कैसे करें। ये बहुत ही जरूरी है कि आप इस भाग को बहुत ध्यान से सीखें, ठीक है। तो पहले है सर्व समीका x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये सर्व समीका आपने पढ़ी हुई है पिछली कक्षा में, है ना बच्चों। तो जैसे कि अब ये दो कोई संख्या है, मैंने उन्हें गुणा की और मुझे ये गुणनफल प्राप्त हुआ है। तो ये दो गुणांक है ना, ये दो गुणनखंड हैं, और ये दो गुणनखंडों गुणा करने पर मुझे संख्या, ये व्यंजक प्राप्त हुआ है। तो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा क्या, कि जब मैं इस व्यंजक को किसी भी एक गुणनखंड से भाग करूंगी तो मुझे दूसरा गुणनखंड भागफल में प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने अभी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 को x प्लस 7 से भाग किया, है ना। पहले इससे भाग किया तो भागफल में x प्लस 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैंने इसको x प्लस 3 से भाग किया तो भागफल में हमें x प्लस 7 प्राप्त हुआ। ये एक रिजल्ट है, ये याद रखिएगा। ये दोनों आपके गुणनखंड कहलाएंगे। तो अगर आप इसको सामान्यीकरण कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स को प्लस ए बी को अगर आप एक्स प्लस ए से भाग करेंगे तो एक्स प्लस बी प्राप्त होगा, और अगर इसी को आप एक्स प्लस बी से भाग करेंगे तो आपको एक्स प्लस ए प्राप्त होगा, ठीक है। तो आइए अब यहां पर जो अभी हमने बताया था कि अगर आप x प्लस 7 से भाग कर रहे हैं तो x प्लस 3 प्राप्त हुआ, तो ये इसके दोनों गुणनखंड कहलाते हैं, ठीक है। तो अब ये एक सवाल है हमारे पास कि -12 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 17x में इस द्विपद से भाग करना है, बहुत जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप, घातों को अवरोही क्रम में लिखिए। चलिए देखते हैं अवरोही क्रम में। तो भाज्य की जो घातें हैं, सबसे बड़ी घात थी -6x स्क्वायर, है ना, फिर x है, फिर -12 है, अवरोही क्रम में लिख लिया। जो भाजक है वो ऑलरेडी ही अवरोही क्रम में ही लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हम भाग के चिन्ह के रूप में इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। भाग में अंदर भाज्य बाहर भाजक। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब ये साइड में मैंने रफ कार्य लिख लिया है। पहले आप क्या करेंगे कि जो भाज्य का पहला पद है इसको आप भाजक के पहले पद से, ये भाज्य का पहला पद है, ये भाजक का पहला पद है, इनको आप भाग करिए रफ में, ठीक है। और जब हमने इसे भाग किया हमें प्राप्त हुआ -2x। ये आपका भागफल का पहला पद आएगा। भागफल कहां लिखते हैं, भागफल कहां लिखते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये भाग है तो भागफल को यहां लिख लीजिए -2x। ये पहला स्टेप था। क्या किया हमने, पहले बहुपदों को अवरोही क्रम में लिखने के बाद भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग किया, और जो आया वो आपका भागफल का पहला पद बन गया, ठीक है। दूसरा स्टेप, अब सेकंड स्टेप की बात करेंगे। दूसरा स्टेप है, अब इस भागफल की इस भाजक से गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए ये पहला पद है, ये भाजक है, और हमने इसकी यहां गुणा करी। गुणा तो करनी आती है ना आपको, रफ में करिए। तो गुणा आया -6x स्क्वायर प्लस 8x। अब इसको करने के बाद ये जो आया है इसे लिखेंगे अब हम लोग भाग के रूप में, ठीक है। ये देखिए
तो आपने यहाँ पर जो ये गुणनफल आया इसे लिख दिया। उसके बाद तीसरा चरण है कि हम इनको घटा करते हैं। जो भी आपको ये प्राप्त हुआ है गुणनफल, इसको आप भाज्य में से घटाइए। तो घटाने की दो विधियां हैं, आप सीधे सीधे भी घटा सकते हैं रफ में, या फिर आप ऊपर नीचे इनको कॉलम विधि के द्वारा भी घटा सकते हैं। घटाकर आपको जो यहाँ प्राप्त हुआ है 9x - 12। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारी नई नई बातें सीखी बीजीय व्यंजकों के बारे में। कल हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में और बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।